हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने जो टॉपिक लिया है उसका शीर्षक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन इंडिया 2021, जो आपको अभी बोर्ड पर दिख रहा है। आखिर मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है? ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये हर साल अक्टूबर महीने में प्रकाशित किया जाता है और इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इसीलिए आ गया क्योंकि हमारे देश का जो इंडेक्स है वो स्लाइड कर गया। मैंने 94 जो 2020 में था वो 2021 में आकर के 101 पर पहुंच गया और इससे बहुत ज़्यादा हीटेड डिस्कशन या डिबेट पूरे हिंदुस्तान में, मीडिया में, सब जगह हुआ है और अभी भी चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी जो स्कोर है हमारे देश का वो 2021 का वो कितना है? 27.5। और ये जो कैटेगरी है वो सीरियस कैटेगरी है। आपको मैं बता दूं कि 9.9 या उससे नीचे का जो इंडेक्स होता है उसको लो कहते हैं, उन्हें सामान्य, निम्न। जो जो इंडेक्स में नंबर बढ़ते जाएगा सीरियसनेस बढ़ती जाती है। तो 9.9 मैंने 0 से लेकर के 100 तक इसका रेंज है और अगर 0 है तो इसका मतलब देयर इज नो हंगर एट ऑल। ये एक आदर्श स्थिति होगा, आइडियल। और 100 हुआ मतलब बहुत ज़्यादा खराब, इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो 9.9 और या उससे नीचे के जो सूचकांक हैं उसको क्या कहा जाता है? लो कैटेगरी में, निम्न कैटेगरी में। मतलब वहाँ पर स्टारवेशन या हंगर का जो रेट है या रेशियो है वो बहुत कम है। जैसे कि पश्चिमी देशों में, जैसे नीदरलैंड हुआ या आयरलैंड है या ब्रिटेन है, फ्रांस है, तो और या यूएसए है, तो ऑल दिस डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं तो वहाँ पर चूँकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण से उनका जो हंगर इंडेक्स है वो भी 9.9 या उससे कम रहता है। तो ये लेकिन 10 और 19.9 तक जो सूचकांक है 10 to 9.9 इसको बोलते हैं मॉडरेट। और उसके बाद में 20 से 34.9 तक का जो सूचकांक है उसको बोलते हैं सीरियस। तो हमारा देश जो है वो सीरियस कैटेगरी में है। और उसके बाद में 35 to 49.9 इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। जिस देश का सूचकांक 35 से लेकर के 49.9 रहेगा मतलब वो उस देश की जो भुखमरी की स्थिति है, जो गरीबी की स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा व्यापक है, अलार्मिंग है और उसको तुरंत दुरुस्त करना आवश्यक है, नहीं तो हजारों लाखों की संख्या में लोग मरने लगेंगे। और उसके बाद 50 से लेकर के उससे अधिक का जो सूचकांक है वो उसको बोलते हैं सीरियसली अलार्मिंग, माने बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो सब सहारन देशों के जो बच्चे हैं वो भूख से बिलबिलाते हुए, गरीबी में केवल हड्डी ही दिख रहा होगा। वह हमेशा अक्सर पेपर में इथोपिया, खास करके इथोपिया वगैरह देशों में ये सब फोटो में, पेपर में छपते रहते हैं। तो ये जो पोजीशन है खास करके सब सहारन देशों का, वो क्या है? सीरियसली अलार्मिंग कंडीशन है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्लोबल हंगर इंडेक्स को विभिन्न कैटेगरीज में बांटा गया है और हमारे जो देश का जो कैटेगरी है वो सीरियस कैटेगरी में आता है क्योंकि ये सूचकांक में 27.5 हमारे देश का सूचकांक है, जो 2020 में हमारा देश
का जो रैंक था वो 94 था, अब 2021 में वो 101 हो गया है। 119 देशों का सर्वेक्षण किया गया है और इसमें 101 पर हमारे देश का पहुंचना निश्चित रूप से बहुत परेशानी का सबब है। लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि पिछले 2 सालों से हमारा देश कोविड-19 के महामारी से ज़बरदस्त रूप से गुजर रहा है। लोगों के वाणिज्य व्यवसाय चौपट हो गए हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा सिचुएशन होना लाजमी है। हालांकि भारत सरकार ने इस रैंकिंग को मान्यता नहीं दिया है और मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं मान्यता दिया है। क्योंकि भारत सरकार जो है इस रैंकिंग से इत्तेफाक नहीं रखता है। आखिर क्यों नहीं इत्तेफाक रखता है, क्यों नहीं सहमत है, इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सन 2006 से ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा मैंने इसको पब्लिश करने का काम किया जाता रहा है। हर साल अक्टूबर के महीने में इसको पब्लिश किया जाता है और इसके पब्लिश करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि यह देखना काम है यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र का, कि विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में और विश्व पटल पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की क्या स्थिति है। आपको मैंने इकोनॉमिक्स के क्लास में बताया था कि जो डिस्पैरिटीज है वो केवल इंटर रीजनल डिस्पैरिटी नहीं है, वो इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है कि यूपी जो है वो महाराष्ट्र से पिछड़ा है, सब जानते हैं। तो ये क्या हुआ? इंटर रीजनल डिस्पैरिटी है। लेकिन अगर आप यूपी को ही देखें तो आपको क्या पता लगेगा कि पूर्वी यूपी का इलाका है जो है इलाहाबाद से आगे का इलाका और इलाहाबाद से पश्चिम का इलाका जिसको पश्चिमी यूपी कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पश्चिमी यूपी में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुआ पंजाब और हरियाणा के साथ में। वहाँ पर आधारभूत संरचना ज़बरदस्त ढंग से अंग्रेज़ों के काल में भी और बाद में आज़ाद हिंदुस्तान में भी इन क्षेत्रों में नहरों का विकास किया गया, जमीनों का होल्डिंग कंसोलिडेशन ऑफ हदबंदी किया गया। तो ये सारे फैक्टर मिलकर के वहाँ पर हरित क्रांति 67-68 में, 66 से लेकर 67-68 में शुरू हुई, जो अभी तक चालू है। अब यह हरित क्रांति का क्षेत्र पूर्वी भारत में और दक्षिणी भारत में भी फैलता जा रहा है। तो दोस्तों, इस हरित क्रांति का प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव ये हुआ कि आप देखेंगे कि पूर्वी यूपी के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है और पश्चिमी यूपी के जो लोगों का पर कैपिटा उनके रहन सहन है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी। तो दोस्तों, जहां पर इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी होगा या रीजनल डिस्पैरिटी होगा या लेवल ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होंगे तो वहां पर कैपिटा इनकम भी प्रभावित होगा। और अगर पर कैपिटा इनकम प्रभावित होगा तो रहन सहन भी इफेक्ट होगा। और यदि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कमजोर होगा तो फिर क्या होगा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी हमारा ऊपर जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बेसिस क्या हैं। 4 प्रकार के जो बेसिस हैं वो हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको कैलकुलेट 4 जो इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट हैं उसको लेकर के उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? नंबर 1, अंडर नरिशमेंट। और ये दोस्तों अंडर नरिशमेंट क्यों होता है? माने कुपोषण, हिंदी में क्या बोलेंगे? कुपोषण। अब ये अंडर नरिशमेंट होता क्या है? आप सभी को मालूम है कि एक पुरुष को स्वस्थ रहने के लिए, ठीक ढंग से काम करने के लिए
उसे प्रतिदिन 2100 कैलोरी की ज़रूरत होती है। और एक महिला को स्वस्थ रहने के लिए, ठीक ढंग से काम करने के लिए उसको 1800 कैलोरी की ज़रूरत होती है। अगर इससे कम कैलोरी किसी महिला को या किसी पुरुष को मिल रहा है तो क्या होगा, उसका जो वर्क का जो इफिशिएंसी है वो कमज़ोर हो जाएगा, वो कुपोषण का शिकार होगा। जितना उसको कैलोरी इनटेक करना चाहिए उतना अगर वो नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली जो उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, बॉडी के जो अंग हैं, वो क्या होंगे, धीरे धीरे शिथिल होने लगेंगे, कमज़ोर पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं अंडर नरिशमेंट। तो दूसरा क्या होता है, दूसरा फैक्टर क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग। व्हाट इज, इसका माने क्या होता है चाइल्ड वेस्टिंग? मतलब अगर किसी बच्चे का उसके हाइट के अनुपात से उसका वजन नहीं है, माने अंडरवेट है, तो उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग। और ये एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन से होता है। अगर बहुत ज़्यादा कुपोषण है बच्चों में, उसको दूध नहीं मिल रहा है, समय पर दवाई नहीं मिल रहा है, समय पर भोजन नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, चाइल्ड वेस्टिंग होगा कि हाइट के हिसाब से उसका वजन में वृद्धि नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड चाइल्ड वेस्टिंग। और दोस्तों, अगर कोई अंडरवेट बच्चा है तो उसका प्रभाव क्या होगा, पहला कि कोई भी दवाई अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा मात्रा में पड़ गया तो उसको रिएक्शन हो जाएगा। तो उसको दवा भी खिलाना बहुत सावधानी का काम है, क्योंकि बॉडी मास है नहीं। तो ये चाइल्ड वेस्टिंग जो है ना, सेकंड फैक्टर है, कंपोनेंट है। थर्ड है चाइल्ड स्टंटिंग। ये चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है, जो बच्चा 5 साल या 5 साल से नीचे है और जिसमें कि हाइट नहीं हो पा रहा है, माने एज तो बढ़ गया लेकिन उसका जो ग्रोथ है, मतलब उसका हाइट, ऊंचाई, लंबाई, वो नहीं हो पा रहा है, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं। और चौथा है मोर्टिलिटी रेट। मोर्टिलिटी रेट अमॉन्ग चिल्ड्रेन। तो पहला मैंने कहा था अंडर नरिशमेंट, फर्स्ट पॉइंट मैं लिख देता हूं यहां पर, अंडर नरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा मोर्टिलिटी रेट अमॉन्ग चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स। तो दोस्तों, ये 4 कंपोनेंट है जिसके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किए जाते हैं। और इसका जो स्केल है वो क्या है, 1 to 100। तो जो जो स्केल बढ़ता जाएगा, सूचकांक बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों अलार्मिंग सिचुएशन होगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो चिंतनीय प्रश्न है, जो वो कौन कौन सा इलाका है, पहला अफ्रीका का इलाका। और अफ्रीका में भी सब सहारन इलाका जो है, वहाँ पर अक्सर वहाँ अकाल पड़ते रहते हैं, लोगों को ठीक ढंग से भोजन नहीं मिलता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। दूसरा साउथ एशिया का इलाका जिसमें हमारा हिंदुस्तान भी है। और अभी जो हंगामा हुआ है उसका कारण ये है कि हिंदुस्तान का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 101 पर पहुंच गया है, वो इवन पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से भी लोअर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया गवर्नमेंट पर कि क्या स्थिति है ये। और इसीलिए न्यूज़ में ज़बरदस्त चर्चा हो रही है कि आखिर क्या किया जाए जिससे कि हमारे देश का जो GHI है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसको कम से कम किया जाए। और जिस तरह से डेवलप्ड कंट्री का है उसी तरह से हमारे देश का भी हो, क्योंकि ये डिमीनिंग लगता है कि हम सब सहारन देशों के बीच में हमारा रैंक
यूएनओ ने जारी कर दिया है। अब 2-3 पॉइंट आपको जानना जरूरी है कि भारत सरकार ने क्यों इस डेटा को मंजूर नहीं किया, क्यों उस पर आपत्ति उठाया। भारत सरकार का जो अपोजिशन है, जो विरोध है, वो क्यों है? वो इसीलिए है कि जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि डाटा जो कलेक्ट किया, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से, या यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जिसको यूनिसेफ कहते हैं, या वर्ल्ड बैंक, या यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन हैं यूएन के, उनसे डाटा कलेक्ट किया गया। लेकिन जो डाटा कलेक्शन की जो विधि है और ये कोविड-19 में वो ठीक नहीं है। तो भारत सरकार का ये कहना है कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वो सही पैमाने पर नहीं किया गया, और जिसके कारण से हिंदुस्तान का रैंक जो है वो नीचे घट गया है। तो पहला कारण क्या बताया भारत सरकार ने कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ का है, उसके द्वारा जो डाटा जो प्रोवाइड किए गए, जिसके आधार पर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किया गया है, वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि उन्होंने जो असेसमेंट तैयार किया या डाटा जो कलेक्ट किया है वो टेलीफोन पर गैलप के आधार पर किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट ने जो मैसिव एफर्ट्स किए हैं इन 10-20 सालों में, 25 सालों में, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। तीसरा, जो बहुत सारे जो जैसे कि मेजरमेंट करना चाहिए, जैसे हाइट का या वेट का, तो वो फिजिकली नहीं किया गया। जो मेथोडोलॉजी जो अडॉप्ट किया गया है, वो मेथोडोलॉजी वो ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है। आपने टेलीफोन से सुन लिया, गैलप पोल कर लिया, तो इस आधार पर आपने एक डेटा तैयार किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है कि आप अगर अंडर नरिशमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए आपको वेट मेजरमेंट करना होगा, हाइट को नापना पड़ेगा, फिजिकली नापना पड़ेगा, और तब जाकर के आपका डाटा तैयार होगा। तो ये जो सारा डाटा जो आपने इकट्ठा किया है, खास करके हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में, उसको हम सही नहीं मानते। और दोस्तों, भारत सरकार का अपना कुछ तर्क है। भारत सरकार का ये कहना है कि 20-25 सालों में सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए, जैसे आप लोगों को मालूम है कि मनरेगा का कार्यक्रम अभी भारत सरकार ने उसके बजट को ठीक डबल कर दिया कोविड के समय में। तो इसके अलावा ईट राइट इंडिया मूवमेंट भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने सुना है इसको, इस मूवमेंट को? ये आप जानते होंगे कि एक संस्था है जिसको बोलते हैं FSSAI। ये जानते होंगे FSSAI माने इसका मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़बरदस्त संस्था है भारत सरकार का, और ये देखती है कि कहीं मिलावट तो नहीं हो रहा है, सही ढंग से खाद्यों का, खाने पीने का सामान का उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारे कामों को देखने का काम क्या है, किसका है? FSSAI का है। तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। दूसरा, पोषण आहार अभियान। पोषण आहार अभियान के तहत में भारत सरकार ने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा कोशिश ये की गई है कि खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके पोषक तत्वों में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं हो, और इसके बाद जो मेल न्यूट्रिशन है, या जो बहुत सारी महिलाएं एनीमिया से सफ़र कर रही हैं, उनके इलाज के लिए त्वरित उपचार, और उसके बाद में उनको पोषण आहार भत्ता के रूप में सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ योजना वंदना योजना मतलब जो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, ये भारत सरकार के बाल विकास और महिला मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, और ये 1 जनवरी 2017 से कार्यरत है। इसके अलावा
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आप जानते ही हैं, 2013 में इसको कांग्रेस की सरकार ने लॉन्च किया था और इसमें 75% ग्रामीणों को और शहरी क्षेत्र में 50% पॉपुलेशन को उनको सब्सिडाइज्ड माने सस्ते दरों पर चावल या अनाज गेहूं देने की व्यवस्था की गई है। उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की व्यवस्था की है, सरकारी दुकानों की व्यवस्था की गई है। और आप जान रहे हैं कि अभी 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल गांव देहातों में मिलता है और इसे भूखमरी की समस्या से निजात पाया गया। अगर कोई मजदूर एक दिन भी अगर मान लो पूरे 30 दिन में काम कर लेता है तो उसको इतना अनाज वो खरीद सकता है कि जिससे कि वो पूरे महीने का राशन उसको मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार का ये तर्क है कि जब हम इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं और तो फिर भूखमरी कैसे हो सकती है, फिर मेल नरिशमेंट कैसे हो सकता है और इतने पैमाने पर कैसे हो सकता है, क्योंकि आज़ादी के बाद से धीरे धीरे जो मेल नरिशमेंट का जो अनुपात है वो धीरे धीरे घटता गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 2020 में हमारे हिंदुस्तान का 94 रैंक था वो अब बढ़कर के 101 पर पहुंच गया है। और इसके अलावा भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज योजना शुरू किया हुआ है और ये 1975 से चल रहा है, जिसमें कि बच्चों के पोषण आहार, आपको जैसे कि आपको मालूम होगा कि मध्याह्न भोजन वगैरह दिए जा रहे हैं और उनको हेल्थ एजुकेशन के बारे में उनको शिक्षित किया जा रहा है। सभी को पोलियो को टीके और विभिन्न प्रकार के इम्यूनाइजेशन बच्चों को किए जा रहे हैं। जगह जगह अस्पतालों की व्यवस्था की गई है, रेफरल अस्पतालों की का बंदोबस्त किया गया है। तो अब पहले जैसी स्थिति नहीं है जहां पर कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब दोस्तों अब विभिन्न प्रकार के सरकारी सुविधाएं विभिन्न वर्गों के लिए उपलब्ध है और ख़ास करके जो महिलाएं हैं, जो कमज़ोर वर्ग हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो कमज़ोर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उनके लिए भारत सरकार का लगातार प्रयास हो रहा है ताकि उनका जीविकोपार्जन और ख़ास करके जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो वो जीवन स्तर उठ जाए। तो ऐसी स्थिति में जो ये डाटा जो आया है उससे भारत सरकार इत्तेफाक नहीं रखता है और उन्हें लगता है कि जो डाटा कलेक्शन हुआ है उसका जो मेथोडोलॉजी जो अपनाया गया है वो सही नहीं है और इसी कारण से भारत का जो रैंक है वो इवन नेपाल से भी नीचे चला गया है, जो कि एक बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। और इसमें कुछ सच्चाई भी है क्योंकि नेपाल से, पाकिस्तान से नीचे जाना ये गले के नीचे नहीं उतरता है। तो दोस्तों आपको कैसा ये लेक्चर हमारा रहा? आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।